वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा, हमने स्टार्ट किया हुआ है आईसीएसई की क्लास 6 का चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में बताया था और आज की वीडियो में हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन and giving out carbon dioxide. A human being breathes 6 to 25 times per minute. तो ब्रीदिंग के टू पार्ट्स हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन को हम बोलते हैं इनहलेशन, इंस्पिरेशन को हम बोलते हैं इनहलेशन। तो इनहलेशन कैसे होती है? इनहलेशन मतलब एयर अंदर कैसे जाती है? रिब केज मूव्स आउटवर्ड। रिब्स क्या होता है? रिब्स मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, बाय द कंट्रैक्शन ऑफ रिब मसल्स। तो डायफ्राम का क्या होता है? रिब्स मूव आउटवर्ड, बाहर को आ जाती है और डायफ्राम स्ट्रेट हो जाता है ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल्स। डायफ्राम becomes straight ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल्स। दोनों की मसल कंट्रैक्ट, रिब्स की मसल भी कंट्रैक्ट होने के कारण और डायफ्राम की मसल भी कंट्रैक्ट होने के कारण जो रिब्स है बाहर को निकल आती है, डायफ्राम जो नीचे को हो जाता है। इतना सब कुछ होने के कारण क्या होता है? इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ thoracic basket, increases the volume of thoracic basket और thorax। उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? लो प्रेशर इज क्रिएटेड इन thorax। इन लंग्स, वहां पे एयर प्रेशर क्या हो गया? लंग्स में लो प्रेशर डिक्रीज कर गया। तो फिर क्या होगा? एयर फ्रॉम आउटसाइड comes into the lungs. Outside air rushes into the lungs to equalize the air pressure. So, fresh air from outside rushes into the lungs. ये हो गई इंस्पिरेशन। दिस इज इंस्पिरेशन इज कंप्लीट। तो क्या होता है? रिब्स बाहर को निकल आती है, डायफ्राम नीचे को हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है दोनों की मसल्स के कंट्रैक्ट होने के कारण। तो इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ thoracic basket, उसके कारण लंग्स में क्या होता है? लो प्रेशर हो जाता है। तो कोई भी चीज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है, तो इसके कारण जो फ्रेश एयर है फ्रॉम द आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स। ये इंस्पिरेशन हो गई। सेकेंड स्टेप क्या है? एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन और एक्सलेशन। तो डायफ्राम भी रिलैक्स करेगा, डायफ्राम मसल्स रिलैक्स करेंगे एंड रिब्स के मसल्स जो क्या है? रिलैक्स। तो रिब्स अंदर को चली जाएंगी, डायफ्राम कॉनिकल बन जाएगा, जिनके कारण रिब्स जो है
moves inward, moves inward, and diaphragm क्या होगा? become dome shaped, डायफ्राम डॉम शेप हो जाएगा इनकी दोनों की मसल्स रिलैक्स होने के कारण। तो थोरेसिक बास्केट का साइज क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। साइज ऑफ थोरेक्स डिक्रीजेस, थोरेक्स का साइज डिक्रीज होने के कारण जो है लंग्स की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है वो जो वॉल्यूम ऑफ हाई प्रेशर is created in lungs, लंग्स में हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो है फाउल एयर जो है, फाउल एयर मींस कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो एयर है, इट मूव्स आउट। ये एक्सपीरेशन एक बार फिर क्लियर कर देती हूँ। डायफ्राम की मसल्स हैं और जो रिब्स की मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाएंगी, जिनके कारण रिब्स इनवर्ड आ जाएगी, डायफ्राम डोम शेप हो जाएगा दोबारा। तो ये जो थोरेसिक बास्केट है इसका वॉल्यूम जो है, इसका साइज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण लंग्स का साइज भी डिक्रीज कर गया और लंग्स में क्या हो गया? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर होने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है वो बाहर निकल जाएगी। दिस इज एक्सपीरेशन। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगी? मैंने पहले भी बताया, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कहाँ पे होती है? एल्वियोलाई में होती है। एल्वियोलाई की जो वॉल है इट इज सिंगल लेयर्ड, और एल्वियोलस के नीचे जो है ब्लड कैपिलरीज, उसकी वॉल भी क्या है? सिंगल लेयर सेल की बनी हुई है। तो ब्लड एंड एयर जो है वो क्लोज कांटेक्ट में है, तो एल्वियोलाई से एयर जो है ब्लड में चली जाएगी और जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलस में चली जाएगी। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगी और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए जो है वो ये एक्सपीरेशन के द्वारा जो है वो बाहर निकल जाएगी। Carbon dioxide present in the blood has higher concentration than present in the fresh air, therefore it diffuses out into the alveolar air. और जो concentration of oxygen is higher in the alveolar air, तो वो क्या करेगी? डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड में। ये है। और फिर वहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट कैसे होगी रेस्पिरेटरी गैसेस की? ऑक्सीजन जो है जो वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी और फिर वो टिश्यूज में चली जाएगी। वेयर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ब्रेक कर जाएगी, ब्रेक्स एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन फिर क्या करेगी? सेल्स में चली गई। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गई? टिश्यूज में। टिश्यूज में फिर ऑक्सीजन की कमी है तो वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ब्रेक डाउन कर जाएगी एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन फिर कहाँ पे चली जाएगी? वो सेल्स में चली गई है। सेल्स में क्या होगा? फूड का या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, it passes into the blood. Oxygen enter the cells and carbon dioxide produced by the cells passes out in the blood. वहां पे भी क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर गई, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बना देगी वो, और फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी एल्वियोलस में, और एल्वियोलस में जाके, एल्वियोलस के नीचे ये जो कैपिलरीज है वहां पे जाके ये डिफ्यूज कर जाएगी एल्वियोलस में, और वहां से रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बाहर निकल जाएगी। एंड सम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन आल्सो। ये हो गई ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? जो every living cell respires. This respiration is a biochemical process and it involves biochemicals called enzymes. तो वहां पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है उसका ब्रेक डाउन होता है एंड इट इज ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग ऑक्सीजन, और इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। द respiration which takes place in the cells and involves breakdown of glucose into carbon dioxide and release of energy. This is cellular respiration. And it occurs with the help of enzymes and mainly occurs in mitochondria. Organelles involved are mitochondria. और जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग it is a simple physical process है। It is simply intake of oxygen and exhalation of, बाहर क्या निकाल देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें नो एंजाइम्स यूज होती, सिंपल इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ये हो गई हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में डिफरेंस। उम्मीद करती हूँ आपको ये गैसियस एक्सचेंज भी समझ आ गया होगा, मैकेनिज्म भी समझ आ गया होगा। और ये अभी मैंने बताया आपको सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के बारे में। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है एज कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन एंड बाइकार्बोनेट आयन। Then there are common respiratory diseases. So first is asthma. It is a lung disease which is characterized by spastic contraction of the muscles of bronchioles during expiration. तो क्या होती है, जो ब्रोंक्यूल्स की जो मसल्स हैं उसकी कंट्रैक्शन हो जाती है, जिसके कारण जो है एक्सपीरेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है एंड अ विस्लिंग और वीजिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। इसमें इंस्पिरेशन नॉर्मल होती है और यहाँ पे क्या है, स्वेलिंग हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस अक्यूमुलेट कर जाता है, चेस्ट कंजेशन हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। ये जनरली होता है, एस्थमा इज ड्यू टू एयर पोल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग पॉलन। जो एस्थमेटिक अटैक्स है इसलिए ये जो है, जो सीजन स्प्रिंग सीजन में ज्यादा होते हैं, जहाँ पे पॉलन्स फूल ज्यादा खिलते हैं और पॉलन्स एयर में ज्यादा होते हैं।
और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलर्जन, पता करना कि किस एलर्जन के कारण ये एलर्जी है। इट इज अ रेस्पिरेटरी एलर्जी, ये प्रॉब्लम हुई है, और उसका एक्सपोजर जो है वो कम करना, मतलब उसके कांटेक्ट में कम आने से जो अस्थमा जो थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। टेम्परेरीली रिलीफ इज ऑब्टेन थ्रू एंटी एलर्जिक मेडिसिन एंड इनहेलर्स। सेकेंड डिजीज है ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होता है? इट इज करेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स हो जाती है, एज वेल एज एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स के द्वारा। Therefore, there is a regular cough, खांसी आती है पेशेंट को with a green yellow sputum. म्यूकस का जो कलर है वो म्यूकस जो है वो सिक्रीट ज्यादा होता है। ब्रोंकाइटिस भी क्या है? एयर पोल्यूटेंट्स के एक्सपोजर से ही ज्यादा होती है, एंड ऑल्सो ड्यू टू स्मोकिंग। इसकी जो टेम्परेरीली रिलीफ है वो ब्रोंकोडाइलेटर्स, जो ऐसी मेडिसिन जो ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं, वो लेने से टेम्परेरीली रिलीफ मिल सकता है। देन निमोनिया, इट इज अ लंग डिजीज इन विच जो है एयर सैक्स जो एल्वियोलस है become inflamed and is filled with the mucus or pus. पस इनमें भर जाती है। Disease is generally caused by bacteria but can be viral also. और पेशेंट को खांसी होती है, और म्यूकस जो है यो येलो और ग्रीनिश कलर का होता है। फीवर, ठंड लगती है पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। ये इनके मेन सिम्टम्स हैं निमोनिया के। देन इज ट्यूबरकुलोसिस। यस, निमोनिया स्प्रेड से, ये पिछले टर्म में हमने पढ़ा था। निमोनिया स्प्रेड थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। जो कोई पेशेंट है वो कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो उसके जो जर्म्स है वो एयर में चले जाते हैं, और जो उस एयर में जो अगर हेल्दी पेशेंट जो है वो है तो उसको भी वो डिजीज हो सकता है। के एंटीबायोटिक्स लिए जा सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। ट्यूबरकुलोसिस, इसको टीबी भी बोलते हैं। इट इज अ इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस हमने पहले भी पढ़ा था। बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो है फ्रॉम इन्फेक्शियस पेशेंट, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन जो है वो स्प्रेड कर जाता है। It generally affects the lungs but can also infect other organs also. इसके कॉमन सिम्टम्स है कफ, खांसी होती है पेशेंट को, और जो ब्लड आता है कफ में, जो म्यूकस होता है। वेट लॉस, ठंड लगती है पेशेंट को। देयर इज चेस्ट पेन एंड फीलिंग ऑफ टायर्डनेस ऑल द टाइम। बीसीजी वैक्सीनेशन है against tuberculosis. Yes, these were the 4 diseases related to respiratory system: asthma, bronchitis, pneumonia और tuberculosis. With this our chapter is complete. तो थोड़ा वर्कलोड ज्यादा होने के कारण मैं वीडियोस ना काफी समय से डाल नहीं पाई, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो लेसन है ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है, आपने कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे।